नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। साइबर फ्रॉड का नया तरीका डिजिटल अरेस्ट। जी हां, साइबर फ्रॉड के अब बहुत से तरीके सामने आ रहे हैं। आपकी बचत का पैसा कभी भी गायब हो सकता है। जरूरी नहीं कि पैसा एटीएम कार्ड चुरा कर ही निकाला जाए, या फिर कोई लिंक भेजकर अकाउंट खाली कर दिया जाए, या किसी मार्केटिंग कंपनी द्वारा फ्रॉड किया जाए, या केवाईसी के नाम पर आपकी जानकारी लेकर अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जाएं। इन सब तरीकों से अलग हटकर डिजिटल अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये बहुत खतरनाक तरीका है। इसमें व्यक्ति को डरा धमकाकर मनचाहे अकाउंट में पैसे जमा करवा लिए जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम का एक नया रूप है जो लगातार खतरनाक रुख अख्तियार कर रहा है। आज की चर्चा साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट पर ही हम करने वाले हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। भोपाल में दुबई के कारोबारी को करीब 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। इस दौरान कारोबारी के मित्र उनसे मिलने पहुंचे तो कारोबारी ने उन्हें बताया कि उनके खिलाफ ट्राई लीगल सेल के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। मित्र को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और भोपाल पुलिस ने जाकर कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया। देश में सितंबर 2024 तक साइबर क्राइम जो कि 43 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा डिजिटल अरेस्ट का भी है। साइबर क्राइम में केवाईसी के नाम पर अकाउंट की जानकारी लेकर पैसे उड़ा दिए जाते हैं। किराए के अकाउंट में करोड़ों का लेन देन किया जाता है। लिंक भेजकर फोन को हैक कर लिया जाता है और पैसे उड़ा दिए जाते हैं। और अब नया तरीका डिजिटल अरेस्ट के रूप में सामने आया। कुछ दिन पहले डिजिटल अरेस्ट की लाइव रिकॉर्डिंग की गई थी और मीडिया में उसके बारे में बताया गया। इतने मामले में मीडिया के सामने आने के बाद भी डिजिटल अरेस्ट का सिलसिला रुका नहीं। आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट आमतौर पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के फोन कॉल से शुरू होता है। कॉल करने वाला पीड़ित को सूचित करता है कि उनका मोबाइल नंबर अवैध गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। फिर पीड़ितों के सामने 2 विकल्प रखे जाते हैं, या तो पुलिस स्टेशन जाएं या अपना बयान देने के लिए व्हाट्सएप वीडियो कॉल में भाग लें। ज्यादातर पीड़ित व्हाट्सएप वीडियो कॉल को चुनते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। वीडियो कॉल के दौरान धोखेबाज पुलिस अधिकारियों का रूप धारण करते हैं। अक्सर पुलिस स्टेशन जैसी पृष्ठभूमि सामने दिखाई देती है। ये दृश्य उनके दावों को विश्वसनीयता प्रदान करता है। फिर वे जांच के लिए पीड़ितों से आधार कार्ड विवरण सहित व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करते हैं। बाद में नकली कानून दस्तावेज भेजते हैं जो प्रमाणिक प्रतीत होते हैं। ये धमकी तब और भी बढ़ जाती है जब घोटालेबाज अपने मुख्यालय से संपर्क करने का दिखावा करते हैं और दावा करते हैं कि पीड़ित मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों में शामिल है। जैसे जैसे डर बढ़ता है, पीड़ितों को संवेदनशील बैंकिंग जानकारी का खुलासा करने और धोखेबाजों द्वारा नियंत्रित खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है। अक्सर जांच के दौरान अपने धन की सुरक्षा के बहाने हाल के कई हाई प्रोफाइल मामलों ने इन घोटालों की गंभीरता को उजागर किया। भोपाल का मामला तो शनिवार का है। इससे पहले ऐसे कई मामले हुए, जहां 2 मामले इंदौर में हुए। कानपुर में एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी से 83 लाख रुपए ठगे गए। मोहाली में एक सेवानिवृत्त उप विभागीय अधिकारी ने 41 लाख रुपए खो दिए। दोनों मामलों में पीड़ितों को यह विश्वास दिलाया गया कि वे जांच के दायरे में हैं और उनके पैसे को स्थानांतरित करना उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अकेले दिल्ली में हर महीने डिजिटल अरेस्ट के 600 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जांच में इन घोटालों से ताइवान के संबंध का पता चला, जिसमें 4 ताइवानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। यह दर्शाता है कि समस्या केवल स्थानीय नहीं बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क शामिल है। घोटालेबाज पीड़ितों को धोखा देने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। पैसा विदेश में भेजने के लिए हवाला और क्रिप्टो करेंसी का भी सहारा लिया जाता है। इसलिए जागरूक और सचेत रहना बेहद जरूरी है।
क्या है ये डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और इनसे बचने के तरीके क्या हैं? तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि अब वो तरीके पुराने हो चुके हैं जो दस्तावेजी तरीके से या लिंक के माध्यम से आपसे फ्रॉड किया जाता था, आपके पैसे अकाउंट से निकाल लिए जाते थे। लेकिन अब ये जो नया तरीका है, इससे बचने का क्या उपाय हैं, और इसके अलावा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये नया जो रूप लेता हुआ नजर आ रहा है साइबर अपराध, उसमें कई मायनों में, क्योंकि बिल्कुल आपको रियल लगेगा सब कुछ कि सामने से कोई शख्स आपको वर्दी में दिखाई दे रहा है, वो आपको बता रहा है कि आप इस मामले में कल्पित पाए गए हैं और इसलिए आपको इतने पैसे यहाँ भेजने हैं। कई अलग अलग तरह के मामले हैं और सबसे ख़तरनाक ये इंटरनेशनल लेवल पर भी ये हो रहा है। यानी इसमें अगर ताइवानी सिटीजन्स हैं या ताइवान के कोई भी नेटवर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ताइवानी नागरिकों को इस मामले में कई मामलों में गिरफ्तार किया गया है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर अब पैर फैलाता हुआ नजर आ रहा है और उनके कई बाहर के लोगों के जुड़े होने के या ताल्लुक होने के भी जो सिम्टम या कह सकते हैं आपकी जो बताया जा रहा है नाम उनका। चलिए अब इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या और डिजिटल अरेस्ट से बचने के तरीके क्या हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर अब हम देख रहे हैं कि ये अलग अलग जगहों पर पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिजवान जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। महेश श्रीवास्तव जी साइबर एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही और भी हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे जब आपका तारुफ होगा। फिलहाल हमारे साथ महेश जी जुड़े हुए हैं। महेश जी, डिजिटल अरेस्ट सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी। डिजिटल अरेस्ट आखिर ये क्या है, किस तरीके का ये फ्रॉड है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? और सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि डिजिटल अरेस्ट अगर कोई करता है तो वो किन तरीकों से आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट में मेनली आजकल एक रिकॉर्डेड कॉल भी आ रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, जिसमें आपको कंप्यूटर रिलेटेड वॉइस आएंगे कि आपका कोई पार्सल है जो कि कस्टम डिपार्टमेंट ने रोक रखा है, या फिर आपका बैंक अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू केसेस कुछ ट्रांसफर पाए गए अमाउंट, तो उसके लिए आपको प्रेस 1 करें, ऐसा आता है। तो मेरे पास 1-2 रिकॉर्डिंग भी है, बोलेंगे तो मैं उसको सुनाता हूँ। तो उसमें कॉल में आपको पहले डराया जाता है कि आपका नाम पे कोई बैंक अकाउंट ओपन किया गया है और उस बैंक अकाउंट से 25 लाख या 30 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, तो आपको इसकी जानकारी है? तो जनरली लोग बोलेंगे कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो वो बोलते हैं कि आपने कहीं आधार कार्ड या पैन कार्ड दिया होगा, तो आपके नाम से अकाउंट ओपन कर दिया गया है और उसमें ये फ्रॉड वाले ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो इसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो फिर वीडियो कॉल आते हैं अलग अलग नंबरों से, सेम उसमें पुलिस के बैकग्राउंड बना लेंगे, पीछे 2 ठो क्रॉस में इन्होंने इंडियन फ्लैग लगा लिया, पुलिस की वर्दी पहन ली, तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो रियल में कोई पुलिस अधिकारी हैं। तो उसके थ्रू उनको डराते हैं और बोलते हैं कि आपके सारे जो भी पेमेंट है वो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा करवा दीजिए, और जब तक इन्वेस्टिगेशन होगा तब तक आपका अमाउंट वहां जमा रहेगा, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आपका अमाउंट आपको वापस दे दिया जाएगा। तो एक बार अगर आपने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया तो वो सारा नंबर ब्लॉक हो जाता है और पेमेंट आपका कहीं नहीं आता। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी आप बोलेंगे ये ऐसे कॉल, ये मेरे पास डायरेक्ट कॉल आया था। बताएं सर, आपके नंबर दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस है। आपके नाम पर दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस है। ओके, मतलब फर्जी तरीके से आपको ये बताने की कोशिश होती है कि आप किसी तरह का आपका अकाउंट बन गया है या आपके दस्तावेजों का गलत उपयोग करके अकाउंट बना लिया गया है। इस तरह की फ्रॉड चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर जागरूकता नहीं है तो आप ऐसे डिजिटल अरेस्ट में फंस सकते हैं। अब आप ये बताइए कि ऐसे मामलों से बचा कैसे जाए? क्या हमें समझदारी दिखानी चाहिए अगर इस तरह का कोई कॉल या इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग या कोई वीडियो कॉल हमारे पास आता है? तो देखिए, जनरली जागरूकता ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने कोई गलत काम किया नहीं है। जैसे मैंने कोई पार्सल तो मंगाया नहीं है विदेश से कोई इलीगल, या कोई मैंने ड्रग्स तो मंगाया नहीं है। तो अगर मेरे पास कोई कॉल आता है कि आपके नाम पे इलीगल ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, तो मैंने नहीं मंगाया है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि जो भी कार्रवाई पुलिस करेगी।
बिल्कुल, यानी अगर आपने कोई गलत चीज़ नहीं की है तो जाहिर सी बात है कि जब हमने कोई क्राइम किया ही नहीं है तो डरने की आवश्यकता है नहीं, और फिर इसका 1 to 1 जाकर सामना करना चाहिए। क्योंकि अगर वीडियो कॉल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है या पूरा आपको वीडियो में ये दिखाया जाएगा कि सामने एक पुलिस वाला बैठा हुआ है, उसका बैकग्राउंड भी आपको पुलिस स्टेशन या फिर उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ दिखाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर भी रहा है, इस तरह से डराने की कोशिश भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 1 to 1 जाकर आप उनसे चर्चा करें, क्योंकि वो मिलना तो जाहिर सी बात है वो आपसे मिलेंगे नहीं अगर वो रियल नहीं है तो। और उसके अलावा कोशिश की जा सकती है कि हम अपने आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी से संपर्क करें, ताकि इस तरह से आप कम से कम फर्जी चीज़ों में ना फंसें। महेश जी। बिल्कुल, अगर आप उससे डायरेक्ट पूछते हैं कि आप कौन से थाने से बात कर रहे हैं, आपका नंबर क्या है, जो भी, तो जनरली वो बताते हैं कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट से, या फिर कोई भी थाने वाले का नाम वो बताते हैं। तो आप या तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके उनसे बात करा दें, या फिर अगर आपको कोई पहचानने वाला है तो आप उस इलाके में, आप मान लीजिए आप भोपाल में रहते हैं, वो दिल्ली से बोल रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है मैं आपके थाने में आके बात करता हूँ जी, तो भी वो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के जो मामले हैं, ऐसे लोगों को संपर्क में भी ये लोग ढूंढ लेते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का जो रिकॉर्ड है इनके पास आ जाता है, या ऐसे लोगों के नंबर्स इनके पास होते हैं कि ये शख्स उनके लिए सही शिकार होगा, इसके अकाउंट में इतना पैसा मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी होता है क्या महेश जी? ये लोग कहाँ से निकालते हैं डेटा? ये लोग कई जगह वेबसाइट से भी डेटा निकाल लेते हैं, बहुत सारे वेबसाइट इंडिया में वीक हैं, तो उससे डेटा निकाल लेते हैं। या फिर अगर मान लीजिए किसी ने जस्ट डायल में कॉल करके बोला कि मुझे भोपाल में कार ओनर्स के नंबर चाहिए, या BMW ओनर्स के नंबर चाहिए, तो ये भी आपको मिल जाते हैं इसलिए। अब जिसके पास BMW या ऑडी जैसी कार है, वो ऑब्वियसली सी बात है बड़ा ही होगा, तो वो टारगेट ऐसे सिलेक्ट करते हैं। बैंक अकाउंट के भी डेटा लीक हो जाते हैं कि किसके अमाउंट में, मतलब किसके अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर हो रहा है, लेन देन, लगभग ये डेटा कहीं ना कहीं से लीक हो जाते हैं, तो टारगेट वो लोग वैसा सिलेक्ट करते हैं। यानी उनके लिए ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझदारी वही है कि आप थोड़ा सा सतर्क रहें। और ऐसे, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने इस तरह के मामलों पर चर्चा की थी तो बाहर का कोई केस था जिसमें बताया गया था कि उनके वो अपने बेटे को लगातार कॉल कर रहे थे और उनके बेटे का नंबर बंद आ रहा था, और कहीं से कोई कॉल आया था जिसमें बताया गया था कि उनका बेटा अरेस्ट हो गया है। बाकायदा पूरी पिक्चर को रियल सीन की तरह डिज़ाइन किया गया था, जो फेक सब कुछ था। खैर, मैं लौट रही हूँ, ऐसे कई सारे मामले हैं जो आप धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और इसे डिजिटल अरेस्ट कहा गया है। मैं लौटूंगी आपके पास। रिजवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, भोपाल में जो मामला सामने आया उसकी पूरी डिटेल जरा दर्शकों को बताइए, और उसके अलावा अब इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है और इनसे बचने के लिए साइबर एक्सपर्ट या साइबर पुलिस क्या सलाह दे रही है? देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से लगातार ठगी की अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो करीब 17 से 18 लाख रुपए की रोज जो है राजधानी भोपाल में ठगी हो रही है। एक बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में करोड़ों की ठगी जो है ठगी का शिकार लोग हो रहा है। इसको लेकर भोपाल साइबर और स्टेट साइबर पुलिस की तरफ से तमाम जो एडवाइजरी हैं और हज़ारों एडवाइजरी जो है वो जारी की जा चुकी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर देखें तो इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। साफ तौर से कई लोग जो है लोगों ने सुसाइड किया, पूरे परिवार इस में ख़त्म हो गए। हमने देखा था भोपाल के पिपलानी और कोलार और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ठगी के लोग शिकार हुए और लोन ऐप के माध्यम से उन्होंने लोन लिया और लोगों ने ठगी का शिकार बनाया। उसके बाद जो है वो मौत को उन्होंने गले लगा दिया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डिजिटल हरेसमेंट की, तो एक नया मामला राजधानी भोपाल में सामने आया, जिसमें स्टेट साइबर पुलिस ने एक बड़ी तत्परता से जो है कार्रवाई की। लाइव जो है इसमें जो है ठगी लोग कर रहे थे उनको जो है अरेस्ट किया, उनसे जो है बात की, और जो शिकार हो रहे थे इसमें उनसे जो है कारोबारी, उनसे पुलिस ने बात की और उनके दोस्त ने इसको जो सूचना जो है स्टेट साइबर पुलिस को दी थी। साफ तौर से इसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी लोग चला रहे हैं। पुलिस की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ठगी के मामले रुके। लेकिन एक नया ठगी का मामला हमने देखा अभी कुछ दिन पहले, सामूहिक दुष्कर्म जो है उसमें फंसाने की बात को लेकर जो है ठग जो है अलग अलग राज्यों में बैठकर जो है भोपाल और अन्य जिलों में फ़ोन करते हैं और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फंसाने की बात करते हैं। लाखों रुपए की ठगी की जो है डिमांड करते हैं। जितने में तोड़ हो जाता है उतने पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस इनको गिरफ्तार भी करती है, लेकिन जमानत जो है इनकी जल्दी हो जाती है, जिस वजह से जो है ये इनके हौसले बुलंद होते हैं और कई ठोस कार्रवाई इन जो ठगर हैं इनके खिलाफ जो है नहीं हो पाती।
पाती है, जिसकी वजह से लगातार ठगी की वारदातें राजधानी भोपाल और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रही हैं। भोपाल पुलिस का कहना है और साइबर पुलिस का कहना है अलग अलग राज्यों में बैठकर ये ठगी करते हैं। इक्विपमेंट नहीं होने के चलते जो है कई बार इनको पकड़ने में जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी जद्दोजहद होती है। कई इलाके ऐसे हैं जो इनको पकड़ने जाते हैं, वहाँ पर जो है लोग हाथापाई लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिससे इनकी सही तरीके से ना ही लोकेशन मिल पाती है, जिसकी वजह से इनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक बड़ी चुनौती है इनको साइबर ठगों को पकड़ना भी। जी, ये एक पॉइंट आपने अच्छा बताया कि ये अरेस्ट भी हो जाते हैं तो जल्दी इनकी ज़मानत हो जाती है, छूट जाते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान। आप ये मुझे लगता है इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, और क्योंकि ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरह से जो तकनीक का गलत इस्तेमाल करके, अपने हुनर का गलत इस्तेमाल करके जो लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं महेश जी, उनके लिए लॉ में कुछ चेंजेस होने चाहिए ताकि कड़ी कार्रवाई हो और दोबारा ये चीज़ें रिपीट ना कर सकें। कई बार पुलिस इन तक पहुंच भी जाती है, पकड़ लिया जाता है, छोटी मोटी इन्हें सजा होती है, फिर ये छूट जाते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में जैसे कि अभी रिजवान जिक्र कर रहे थे कि भोपाल की ही घटना जहां पर एक परिवार पूरा मौत के मुंह में समा गया क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया, उन्होंने लोन लिया था किसी ऐप से, लोन ऐप से, और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनका फ़ोन पूरी तरीके से हैक हो गया था, उनके पर्सनल डेटा उनके पास चले गए थे जिसको लेकर वो ब्लैकमेल कर रहे थे। पूरा का पूरा परिवार जिसने मौत को गले लगा लिया था। ऐसी स्थिति ना बने और ऐसा कोई करने वाला बचे ना, इस पर भी तो विचार होना चाहिए, इस पर भी तो हमारे सरकारों को सोचना चाहिए। महेश, आपको नहीं लगता? बिल्कुल, कानून की धाराएं अगर थोड़े इस पे सख्त कार्रवाई की जाएंगे तो होना चाहिए वैसे ऐसा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि कई ऐसे ऐप्स हैं, कई ऐसे लिंक हैं जिन पर हम क्लिक कर लेते हैं, हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, इवन कई बार आपको बिल्कुल सिमिलर आपको लोगो दिखाई देगा, बिल्कुल सिमिलर आपको वो साइट दिखाई देगी, आप उस पर क्लिक करते हैं, आपको इतने अच्छे ऑफर्स दिखाई देते हैं कि फिर आप सोचते हैं कि आप उसे बाय कर लें, लेकिन फिर उसी जगह पर आप फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। इवन इस मामले में मैं खुद का शिकार हो चुकी विक्टिम हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था कि फ्लिपकार्ट का ही लोगो देखकर मैंने फेसबुक से उसको ऑर्डर किया था और बाद में वो पैसा गायब हो चुका था। यानी एक बड़ा लॉस तो नहीं था, छोटा मोटा लॉस ही था, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके साथ भी हो जाती हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास महेश, हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ कुरैशी जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ सर, डीआईजी साइबर क्राइम में। आप सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? जी जी मैडम, नमस्कार जी। बहुत नमस्ते सर। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, आप हमारे दर्शकों को कैसे जागरूक करेंगे इस तरह से मामलों को लेकर बचने के लिए? और एक चर्चा और हो रही थी कि इस मामले में अगर जो साइबर फ्रॉड के मामले में लोग पकड़े भी जाते हैं तो जल्दी छूट जाते हैं, उन्हें कोई खौफ ज़्यादा नहीं होता है। कुरैशी साहब। हेलो जी मैडम, मैं इस मामले में जो आपके दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर कोई भी फोन कॉल आपको आता है, कोई भी ऑफिसर बन के आता है, वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी आ सकता है, ट्राई जिसे बोलते हैं। इसके अलावा वो सीबीआई ऑफिसर बन के, कस्टम ऑफिसर बन के, आईबी ऑफिसर बन के, ईडी ऑफिसर बन के, कुछ भी तरह से वो फोन करते हैं कि आपका आधार कार्ड जो है इसके साथ में कुछ सिम्स पकड़ी गई हैं, कुछ नारकोटिक सब्सटेंस पकड़ा गया है जी। तो बेसिकली वो जो है आपको डरा धमका के कि आपने कुछ, आपसे जो है आपकी नोइंगली और अननोइंगली आपसे क्राइम हो गया है, अब हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। और वो फिर जब आप थोड़ा सा भी उसमें विरोध करते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपको सीधे मुंबई क्राइम ब्रांच या दिल्ली क्राइम ब्रांच या हम सीबीआई के ऑफिस से जोड़ देते हैं। वहाँ उन्होंने एक डमी ऑफिस बना रखा होता है, उसमें डमी ऑफिसर्स जो है वो जो है बिल्कुल पुलिस की वर्दी में रहेंगे और आपसे इंटरेक्ट करके डराने धमकाने के बाद आपका जो भी अकाउंट का डिटेल है, आपकी जितने भी लीगल अकाउंट्स हैं वो सारी जानकारी ले लेते हैं और फाइनली जो है वो पूरा पैसा जो है अपने किसी अकाउंट में जो है आपसे डलवा लेते हैं और आप इस प्रकार से साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे मामलों में कई लोग जो वाकई डरे हुए होते हैं, उन्हें उनके बेटे के नाम से या घर के किसी सदस्य के नाम से डराया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो सारी चीज़ों में हाँ भरना शुरू कर देते हैं। वाकई अगर वो, जैसे आपने कहा कि अलग अलग नंबर से वो कॉल कर सकते हैं, कई बार ट्रू कॉलर जैसी ऐप्स पर भी सर्च कीजिए तो वो वहीं का नंबर दिखा रहा होता है क्योंकि उन्होंने रजिस्टर कर लिया होता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि कई बार लोग डर जाते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आता कुछ भी कि वो कहाँ जाएँ हेल्प के लिए? इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे साइबर पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। साइबर पुलिस द्वारा समय समय पर एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं
कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, और अगर आपके पास कोई फोन आता भी है तो जी। आप लोकल पुलिस से संपर्क करके उसके बारे में बताएं कि इस प्रकार से हमें बाहर की किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बनके जो है कॉल किया जा रहा है, तो क्या ये रियल है। और अभी जैसे जो रिसेंट मामला है उसमें भी ये हुआ कि जो उनके रिलेटिव थे उनको भी मतलब इस लेवल तक का डरा दिया गया था कि उनसे भी वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, उनको भी बता दिया था आप किसी को ना बताएं, जो भी कैमरे के सामने आ जाएगा तो वो भी अरेस्ट हो जाएगा। दो मोबाइल और एक लैपटॉप पे जो है उन्होंने स्काइप पे कॉल करके उनको डिजिटली अरेस्ट कर रखा था कि आप कहीं हिलेंगे नहीं, कहीं किसी से बात नहीं करेंगे, जो भी इनके सामने आ जाएगा उसको अरेस्ट मान लिया जाएगा। तो पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद, बहुत सारा जो है लोग जानकार होने के बावजूद भी वो इस प्रकार से हिप्नोटाइज कर लेते हैं कि कई बार लोग जो है अपना पूरा जो मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा है वो साइबर फ्रॉडस्टर्स को दे बैठते हैं। तो उसमें यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा कॉल आता है सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर से शेयर करें। कई बार तो ये होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ तक को नहीं बताता, वाइफ अपनी हस्बैंड तक को नहीं बताती है। 12-12 घंटे से लेके 2-2, 3-3 दिन तक लोग डिजिटली अरेस्ट रहते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को शेयर करें, अपने रिलेटिव से शेयर करें, अपने पड़ोसियों से शेयर करें, और तत्काल जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां जाके बताएं कि साहब इस प्रकार से हमें बताया जा रहा है और हमें बिल्कुल कि कैमरे के सामने रखना है, कैमरे के सामने रहना है। तो क्या है, जबकि अभी काफी इस बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी मन की बात में इस चीज में सभी को अवेयर करने का प्रयास किया गया है जी। और लेकिन फिर भी अभी लोग अवेयर नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, और अगर इस प्रकार से कोई कॉल भी करता है तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें। बिल्कुल, इसमें कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आप डरेंगे तो फंसेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है जब कुछ गलत किया नहीं है। तो बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे क्लियर है सारी चीज़ें, और स्थिति स्पष्ट इसलिए भी हो जाती है कि आप अगर कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, या आपके परिवार में किसी को आपको लगता है कि अगर किसी को डराकर धमकाकर या उसके बारे में आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि चाहे कुछ गलती हो भी गई हो तो भी आप पुलिस का सहारा लीजिए। कम से कम पुलिस आपको सही रास्ता दिखाएगी, सही चीज़ों या सही एडवाइस देगी, आप किसी से शेयर तो कीजिए। लेकिन जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो आपको कॉल कर रहे होते हैं वो आपको अलग अलग डिवाइस से आपको बोल देते हैं कि आप कहीं हिलेंगे नहीं, आपको कैमरे की निगरानी में रहना है। इसका सीधा इलाज यही लगता है कि आप सीधा तौर पर ऐसी कोई भी आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको लेकर कंप्लेन कीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, लोगों को बताइए कि ये सब हो रहा है। जी महेश जी। जी बिल्कुल, देखिए अगर आपने डरे तो आपका साथ ये केस हो सकता है। दूसरा एक और केस मैंने देखा हुआ था, उसमें क्या होता है कि किसी पेरेंट्स को कॉल करके बताया जाता है कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है जी। और जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। ये भी कुछ केसेस मैंने अभी देखे हुए हैं। तो लोग माँ बाप के क्या लगता है कि चलो बच्चे के जान का सवाल है तो अच्छा, रैकी इतनी अच्छे से होती है कि उन्हें ये भी पता होता है कि अगर आपके घर का कोई सदस्य बाहर है या बाहर पढ़ रहा है या बाहर कहीं घूमने गया है तो उसकी भी जानकारी उन लोगों के पास होती है, और वो पूरी तरीके से पूरे सीन को डिजाइन करते हैं। बिल्कुल, इसमें भी वही है कि पेरेंट्स को लगता है कि एक्सीडेंट है तो बच्चे की जान का सवाल है, तो वो उनको ट्रांसफर कर देते हैं पैसे का। बाद में पता चलता है कि बच्चों के साथ कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये सारा भी जरूरी है कि कुछ होता है तो आप बच्चे के पेरेंट्स हैं तो उनके फ्रेंड्स या और भी ऐसे में लोगों का समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार है कि अगर आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो आप उनके साथ आने जाने वालों का कोई और संपर्क भी ले लें, या बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक ही फ़ोन पर डिपेंड ना रहें, कोई और भी ऐसे फ़ोन आते हैं जिनकी बैटरी ज़्यादा समय तक चलती हैं, उस पर भी आप अपने बच्चों को कांटेक्ट कर सकें। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये गलतियां जब हो जाती है तो आप बड़ी हानि झेल रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपके पास एक टेप रिकॉर्डिंग के ज़रिए भी आपके पास फ़ोन आ सकता है, कॉल आ सकता है, वीडियो कॉल आ सकता है, जिसमें आपको सीधे तौर पर सामने बिठाकर रखा जाएगा कि आप कैमरे की निगरानी में ही रहेंगे। जो उनको दिखाई दे रहा है बाकायदा उनका डमी ऑफिस तैयार होता है पुलिस का, जो वो दिखा रहे होते हैं कि हम फलां अधिकारी हैं, हम किसी डिपार्टमेंट से हैं, तो पूरा वो बैकग्राउंड आपको दिखा रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये लोग प्लान करके करते हैं, और ये उन लोगों को शिकार बनाते हैं ख़ास तौर पर जो अभी आपने कुछ बड़ी चीज़ परचेज़ की हो या आपके अकाउंट में कोई बड़ा अमाउंट हो, तो इनको डिटेल कहीं ना कहीं से लीक होके मिल जाती है, या ये किसी तरह से कॉन्टैक्ट करके वेबसाइट से निकाल लेते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं जो शिकार आप हो सकते हैं, और इनकी
ही इतनी खतरनाक होती है कि आपका बच्चा कहीं बाहर है या आप कहीं बाहर हैं और ऐसी स्थिति में वो आपको ये बताते हैं कि एक्सीडेंट हो गया आपके बच्चे का या किसी चीज़ में फंस गया है, उसको पैसों की आवश्यकता है, आपका संपर्क नहीं हो पा रहा हो। कई तरीके हैं इनके पास जो आपको ऐसे मामलों में फंसाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको डरना नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कोई पार्सल मंगाया, जाहिर सी बात है उस पार्सल में आपने जो मंगाया वही होना चाहिए। आपने कुछ गलत नहीं किया तो कोई गलत चीज़ कैसे आ सकती है। और अगर कोई आपको इस तरीके से फंसाने की कोशिश भी कर रहा है तो नज़दीकी थाने में संपर्क कीजिए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति में फंसने के बाद हमें लगता है कि बहुत बड़ा क्राइम हमने कर दिया और हम किसी को बताते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे मामलों में जो ये साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो साइबर ठग है, ये आपको बहुत अच्छे से चूना लगा सकते हैं। तो बचिए और सतर्क रहिए, जागरूक रहिए ऐसे मामलों में। बस अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ऐसे केसेस अब सामने आने लगे हैं जिसमें ना कोई केवाईसी की ज़रूरत है, ना आपके कोई डॉक्यूमेंट की, ना आपके फिंगरप्रिंट की, और ना ही किसी लिंक को आपको क्लिक करना है। आपको डराया जाएगा, आपको कैमरे के सामने बिठा कर रखा जाएगा और आप डिजिटली अरेस्ट हो जाएंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।